अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कूलम लॉ हमारा पिछला टॉपिक था, वो हमने स्टडी किया था। अब उसका कुछ पोर्शन रह गया है जो मैं अब आपको स्टडी करवाने लगी हूँ। हमने कल कूलम लॉ के 2 पॉइंट्स को स्टडी किया था। एक उसका पॉइंट था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, मतलब कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस। और दूसरा उसका पोर्शन था एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। सबसे पहले तो मैं अब आज आपको ये बताऊंगी कि उसने यहाँ पे जिक्र किया था कि 2 पॉइंट चार्जेस, उसने पॉइंट चार्ज का जिक्र किया। पॉइंट चार्ज होता क्या है? पॉइंट चार्ज होता है, सपोज करो कि ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, अब ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है। अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस इनके साइज से ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस ग्रेटर, मच ग्रेटर देन टू इट्स साइज, कि उसके साइज से ज़्यादा उसका डिस्टेंस बढ़ जाए तो वो कहलाता है पॉइंट चार्ज। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जिस तरह एक ट्यूब लाइट है। ट्यूब लाइट हम देखते हैं कि ये मेरे पास चल रही है। अगर मैं उससे दूर होती जाऊँ, एक लम्हा ऐसा आएगा कि वो मुझे एज अ पॉइंट, एज अ लाइट सोर्स के तौर पे नज़र आएगी। है तो वो ट्यूब लाइट ही, वो भी एनर्जी लाइट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाती जाऊँगी तो मुझे एज अ लाइट सोर्स नज़र आएगी, जिससे एक छोटा सा कोई भी नुक्ता है वो चमक रहा है। ठीक है, इसी तरह ही ये पॉइंट चार्ज होता है। अब इसकी भी फील्ड होती है, लेकिन इसकी फील्ड इतनी कम होती है कि दूसरे की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। अब कहते हैं कि जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अब इन दोनों के दरमियान में, अब उसने डिस्टेंस r भी बोला है। अब दोनों चार्जेस का जो मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं, इनकी फील्ड एक दूसरे पे इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत पास लेके आ रही हूँ। तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके फोर्स के, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। फिर मैंने क्या किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया, तो मेरे पास आया k की वैल्यू आई। अब k क्या था? k मेरे पास था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको कहूँगी कि ये कूलम कांस्टेंट है। तीसरा जो इसका नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तीन, मतलब हम तीनों के नाम पे कोई भी आ जाएगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा जो कूलम फोर्स में आ रहा है ये वो है। अगर मैं इसकी वैल्यू लगाती हूँ, अब उसने 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए थे। जिस तरह उसने बोला था कि मेरे पास क्या है, k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है। अगर मेरे पास सिंपल फोर्स F है, मैं इस पर वैल्यू लगाती हूँ Q1 Q2/r²। अगर मैं इसमें इन पॉइंट चार्जेस, इनके दरमियान में डिस्टेंस की वैल्यू को मैं पुट करती हूँ, तो लेट्स सपोज मेरे पास आंसर आता है 10,000 न्यूटन। k की वैल्यू मैंने पुट की 9 × 10⁹ और बाकी मैंने Q1 Q2 मैंने सपोज किया कि इसका आंसर आया 10 न्यूटन। अगर मैं ये तब था जब इसके दरमियान में जो मीडियम था वो था फ्री स्पेस। अब मैं कहती हूँ कि अगर मैं इनके दरमियान में कोई मीडियम रखती हूँ, सपोज कि मैं इसके दरमियान में मीडियम रखती हूँ कोई भी ग्लास, तो मैं देखती हूँ कि फोर्स जो है वो रिड्यूस होके उसकी वैल्यू रह जाती है 1000। ये क्यों हुआ? ना तो मैंने मैग्नीट्यूड चार्जेस का चेंज किया, मतलब मैंने इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम रहने दिया, ना तो मैंने इसको कम किया, ना मैंने बढ़ाया, डिस्टेंस भी वैसे के वैसे था। हुआ क्या, किसकी वजह से ये फोर्स कम हुई? जो मैंने मीडियम यहाँ पे यूज़ किया था उसकी वजह से, मीडियम रखने की वजह से हुआ क्या कि मेरे पास है वो फोर्स कम हो गई। अब जब फोर्स कम हुई तो जाहिर सी बात है कि k की वैल्यू पे भी वो डिपेंड हो रहा होगा कि k की वैल्यू भी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, मैं उसकी तरफ पे। अब आ जाते हैं हम दूसरे लफ्ज़ जो उसने बोला था, वो उसने कहा था इफ़ द
एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास सिस्टम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, तो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 के की वैल्यू। जैसे कि मैं ε0r की वैल्यू का मैं कहती हूँ कि मतलब 1/4πε0 की वैल्यू ये मेरे पास k है, ठीक है। अब इसमें देखो कि 4π कांस्टेंट है, ये ε r है। ε r की मैंने कल आपको वैल्यू बताई थी 8.85 × 10⁻12, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू ये है। अब ये दोनों कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻9। अब ये कहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में ये चेंज आ सकता है, कहाँ पे के की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास CGS सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, तब मैं कहूँगी कि ε0r की वैल्यू, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है, इसने तो चेंज नहीं होना। चेंज इस फॉर्मूले में कहाँ पे आ रहा है, ε0 पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1/4π। अगर मैं इसमें पुट करती हूँ 1/4π, ε0 की जगह पे मैं पुट करती हूँ 4π, ये कैंसिल हो जाता है, तो k की वैल्यू आती है 1। अब देखो कि यहाँ पे उसने कहा है कि k की वैल्यू डिपेंड करती है हमारे पास मीडियम पे। देखो मीडियम मेरे पास आया, पहले फ्री स्पेस थी, फोर्स ये थी, मैंने उसमें ग्लास रखा, फोर्स चेंज हुई, ये तो मैंने चेंज नहीं किया था, ये तो वैसे का वैसे था। फोर्स चेंज हुई मतलब के की वैल्यू भी चेंज हो गई। दूसरी बात उसने बोला था कि ये सिस्टम इंटरनेशनल ये यूनिट्स पे डिपेंड करता है। पहले ऐसा यूनिट था, वहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने ε0 के लगाई, तो मेरे पास उसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻9। अगर मेरे पास सिस्टम इंटरनेशनल जो मेरे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो जाता है, तब देखो उसकी वैल्यू के की वैल्यू 1। मतलब यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पे और डिपेंड करती है यूनिट्स पे। और अगर ये मेरे पास फ्री स्पेस है तो इसकी वैल्यू यही होगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और मैंने आपको इसको यूनिट निकालना कल सिखा दिया था। अब बात करते हैं इसके फोर्सेस की, कि इस पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो कैसी होंगी। सपोज करो कि ये मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1, ये पॉइंट दूसरा है Q2, इन दोनों के दरमियान में है डिस्टेंस r। अब ये दोनों एक जैसे चार्जेस हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल किया मतलब ये इसकी डायरेक्शन फोर्स की इधर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन फोर्स की इसकी तरफ होगी। अब रिपल्जन होगी कैसे, सबसे पहले तो ये बात क्लियर करो, ये मेरे पास है चार्ज पार्टिकल, ये इसके गिर्द ये फील्ड इंसर्ट कर, ये उसकी फील्ड होती है। फील्ड क्या होती है, जहाँ पे वो फोर्स को इंसर्ट कर रहा होता है, जितने जगह पे वो फोर्स को एक्सर्ट करे वो उसकी फील्ड होती है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, हम हैं, हम जितने जगह तक हमारी पहुंच होती है, कहाँ तक हमारी फील्ड होती है, जहाँ तक हम फोर्स को एक्सर्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक ह्यूमन बॉडी है, मेरा हाथ यहाँ तक पहुँचता है तो मैं यहाँ तक फोर्स को एक्सर्ट कर सकती हूँ, तो ये मेरी खुद की फील्ड है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, इतने एरिया पे फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, ये उसकी फील्ड होगी। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी फील्ड है। जब ये वाला पार्टिकल इसकी फील्ड में एंटर होगा, जब इसकी फील्ड में एंटर होगा तो ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब ये Q1, ये Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 की फील्ड में एंटर हुआ तो Q1 ने क्या किया, इस पे फोर्स को एक्सर्ट किया, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद उसने उसको धकेला, क्योंकि ये लाइक चार्ज पार्टिकल थे वो रिपेल करेंगे। जब ये इसकी फील्ड में गया तो इसने उसको क्या किया, इस पे फोर्स एक्सर्ट करके इसको उसने रिपेल किया, तो ये इधर वाली साइड पे आ गया। जिस तरह ये वाला चार्ज पार्टिकल इसकी फील्ड में आता है तो ये उसको फोर्स लगाता है, वो यहाँ पे चला जाता है। इसी तरह ये पार्टिकल जब इसकी फील्ड में गया तो इसने क्या किया, इसने इस पे फोर्स एक्सर्ट की, जिसकी वजह से ये रिपेल हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखो कि Q1 की फील्ड में Q2 चार्ज पार्टिकल आया, Q2 पे फोर्स लगी Q1 की वजह से, मतलब कि 2 पे फोर्स लगाई 1 चार्ज पार्टिकल, तो हम इसको कहेंगे F21। अब Q1 की फील्ड में Q2 आया, ठीक है,
Q2 आया, Q1 ने उस पर फोर्स एक्सर्ट की तो मैंने यहाँ पे लगा दी। अब ये Q1 है, इसके पास जाएगा, ये उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये पीछे की तरफ आएगा ना। अब ये Q1 इसकी फील्ड में गया तो इसने उसको फोर्स लगा के वापस धकेला, मतलब कि इस पे फोर्स लगी 1 2, मतलब कि 1 पे 2 ने फोर्स लगाई तो इधर की तरफ आया F1 2, और यहाँ पे 2 ने 1 मतलब 2 पे 1 ने फोर्स लगाई, 2 पे 1 ने फोर्स लगाई तो इधर की तरफ आया, और 1 पे 2 ने फोर्स लगाई यहाँ पे की तरफ आया। यहाँ पे मैं इनकी फोर्सेस को मैंने मेंशन कर दिया। अब ये यहाँ पे इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास अगर F1 2 मैं कहती हूँ अगर मेरे पास दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, F1 2 इज इक्वल टू F2 1, तो फोर्स का क्या वैल्यू आएगी कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं, म्यूचुअल फोर्सेस एक जैसी फोर्सेस ये एक्सर्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं इनकी वेक्टर नोटेशन देखती हूँ, वेक्टर नोटेशन तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास चार्ज Q1 है, ये मेरे पास चार्ज Q2 है, इसने फोर्स लगाई F21, इस पर फोर्स लगी F1, इनके दरमियान डिस्टेंस है R। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को देखती हूँ, जाहिर सी बात है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, हम किसी यूनिट वेक्टर से इसकी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये R डिस्टेंस R इसी डायरेक्शन में ये मूव कर गया तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा F21, इसका यूनिट वेक्टर। इसी तरह यूनिट वेक्टर F1 2 ये होगा, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए यूनिट वेक्टर्स किससे कहते हैं। अगर बात आती है उसके यूनिट वेक्टर पे तो मैं फोर्स की बात करती हूँ। अगर F1 2 फोर्स है, मतलब कि ये वाली फोर्स, इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स 2 की वजह से 1 पे लगने वाली फोर्स, तो ये मेरे पास होगी कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तब इसका यूनिट वेक्टर आएगा ये। अगर मैं बात करती हूँ इस फोर्स की, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बाहर का निशान बना रही हूँ कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। अब हमें पता है कि दो जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम इसके यूनिट वेक्टर से देख रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो F1 2 उसके जो यूनिट वेक्टर के उसके डायरेक्शन के तौर पे ये ऑपोजिट हैं, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर की तरफ है, दूसरी की डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसी तरह हम इसके फोर्सेस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसके हम यूनिट्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं।